हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का जावा स्क्रिप्ट की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं उनको यूज़ करके जावा स्क्रिप्ट का एक बहुत ही बढ़िया जो कि जावा स्क्रिप्ट का फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, टू डू ऐप, उसको बनाने वाले हैं। टू डू ऐप के अंदर मोस्टली एक हमारे पास इनपुट होता है और एक बटन होता है। इनपुट के अंदर हम वो टास्क जो हमें आज के दिन या किसी स्पेसिफिक डेट को करने होते हैं वो लिखते हैं, फिर ऐड पे क्लिक करते हैं तो वो जाके कहीं पे स्टोर होते हैं, लेकिन नीचे दिखाई भी देते हैं कि भाई ये टास्क है, मुझे इस जगह पे इस डेट पे करने हैं। हमारे जो काम होते हैं पूरे दिन के वो हम उस जगह पे दिखाते हैं, उस जगह पे स्टोर करते हैं। वो जो ऐप है, अगर आप वो प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवाइज होता है और रिपीट होता है। आप अगर वो करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को भी मिलती हैं। तो वही प्रोजेक्ट HTML, CSS और स्पेसिफिकली जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए वो प्रोजेक्ट आज हम बनाने वाले हैं। आई होप कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो, प्रॉपर तरीके से समझते हो A to Z। मोस्टली प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है ना कि अगर मैं कुछ बनाता जाऊँ, उसे समझाऊँ ना, तो वो थोड़ा टिपिकल होता है उसको समझना, लेकिन हम देखेंगे कहाँ पे क्या किस लिए ज़रूरी है। वो सारे कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में अंदर हम कवर कर रहे होंगे। VS कोड के अंदर मैंने जावा स्क्रिप्ट का ये जो पूरी सीरीज़ का फोल्डर है वो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, और प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स बना लिए। अगर आप देखोगे ये सीरीज़ के अंदर बने हुए हैं। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट 4 का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट 4। इस तरह से प्रोजेक्ट 4 बना के और यहाँ पे मैं 3 फाइलें बना लेता हूँ। index.html, और यहीं पे मैं बना लूँगा style.css, और उसके बाद स्क्रिप्ट। ठीक है, script.js। तीनों फाइलें हमने बना ली, और इसको अब हम हटा लेते हैं यहाँ से। इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपर तरह से। इतना सही है। पहले तो हम अपनी HTML को सेट कर लेते हैं। HTML को सेट करने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू डू ऐप। ठीक है, अगर हमें कुछ चीज़ें ना समझ में आई, हो सकता है मैं फर्स्ट टाइम जो है ना सारी चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अटक जाऊँ, लेकिन हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपने रियल बनाया है। एक होती है ना चीज़ें ऑलरेडी मैंने सेव करके रखी होती हैं, फिर मैं कहीं से उठा के पेस्ट करता हूँ तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अनरियलिस्टिक लगता है। सारी चीज़ें रियल तरीके से करेंगे ताकि प्रोजेक्ट आपको होते हुए समझ में आ जाए बस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक तो स्टाइल को ऐड कर लूँगा। ऐसे नहीं करते भाई, लिंक लगाओ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे style.css ऐड कर दो, और एंड में आप स्क्रिप्ट, ठीक है, ये ऐड कर दो। सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी, और अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं ऐसा, H1 टू डू ऐप। ठीक है, इसको मैंने चलाया, और ऐसे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे ओपन विथ लाइव सर्वर का बटन मिलेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो ये मुझे ब्राउज़र के ऊपर दिखा देगा। ठीक है, ये 100 पिक्सल पे होना चाहिए, 100% पिक्सल पे। ओके, अब ये किस तरह से काम करेगा, क्या बनाएंगे, क्या बनाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं, एक हम इनपुट बना लेते हैं, और उसके बाद एक बटन बना लेते हैं। थोड़ा रियलिस्टिक तरह से हम काम करेंगे ताकि हमें पता लगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। पहले हम एक इनपुट बनाते हैं, और उस इनपुट के अंदर हम कुछ लिखेंगे, फिर बटन पे क्लिक करेंगे, वो ऐड हो जाए 0-0 तरीके से। मतलब एक चीज़ हमने बनाई, उसको हमने लगाया, एक फीचर हमने बनाया, उसको हमने लगाया, उसका कोड लिखा, उसकी CSS लिखी, उसकी जावा स्क्रिप्ट लिखी, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं काम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट बना लेता हूँ। ठीक है, इनपुट का टाइप टेक्स्ट रहेगा, और नेम के अंदर मैं कुछ नहीं देने वाला। इसको मैं ID दे देता हूँ टू डू इनपुट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ ऐड यूर टू डू। ऐसा कुछ भी दे सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, कोड भी आप लिख रहे होगे और मर्जी भी आपकी है, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन बना लेंगे, बटन बनाएंगे, और यहाँ पे मैं ऐड का नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे कर लेता हूँ, ये बटन आ गया।
इसको हम स्टाइल करेंगे, अच्छे तरीके से स्टाइल करेंगे, लेकिन हमारा फोकस है जावा स्क्रिप्ट। क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट की सीरीज पे काम कर रहे हैं तो हम फोकस करेंगे जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। फिर जहाँ पे लगेगा इसको ऐसे इस तरह से स्टाइल करना चाहिए हम कर लेंगे, वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इतना तो हमने बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं कुछ लिखूं और इस पे मैं क्लिक करूं तो वो नीचे आ जाए, दैट्स इट। पहले हम ये काम कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। अब ये कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप अपनी स्क्रिप्ट पे आ जाओ और यहाँ पे आप देखो कि क्या आपकी स्क्रिप्ट लिंक हुई है, और पहले मैं देख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अगर मैं इसको कंसोल करूँ ऐसे इस तरह से तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा आ रहा है, ठीक है। ओके, हेलो वर्ल्ड हमारा आ रहा है प्रॉपर तरह से। अब मैं क्या करूँगा, क्या करना चाहिए वैसे, बेसिकली क्या करना चाहिए, मतलब जैसे ही इस इनपुट में से कोई चीज़ लिखे और जब बटन पे क्लिक करें तो वो एक्सेस हो जाए, पहले पहले तो वो एक्सेस हो जाए, ठीक है। देखो कैसे एक्सेस करेंगे हम, यहाँ पे आप आ जाओ। सबसे पहले इस इनपुट के अंदर जो टेक्स्ट होगा ना, उस टेक्स्ट को एक्सेस कैसे करते हैं वो समझो आप। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर आपको पता है किसी भी HTML को जावा स्क्रिप्ट के थ्रू सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं किस तरह से इसको सेलेक्ट करूँगा, इसकी आईडी को यूज़ करके। इसकी आईडी क्या है, टू डू इनपुट। क्या है, टू डू इनपुट। और किस तरह से ऐसे यूज़ करते हैं, इस तरह से टू डू इनपुट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने खाली उस इनपुट को सेलेक्ट किया। इनपुट के अंदर जो वैल्यू आएगी ना, उसको मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा, उसके लिए डॉट वैल्यू दे दो। क्या दे दो, डॉट वैल्यू दे दो। और ये करना क्या है, इसको इसके अंदर स्टोर कराना है, लाइक टू डू वैल्यू, इस तरह से। टू डू वैल्यू मैंने एक वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल के अंदर उस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लॉग करा लूँगा। क्या करा लूँगा, लॉग करा लूँगा। लॉग कैसे कराऊंगा, टू डू वैल्यू को यहाँ पे दिखा दो। अब देखो क्या कुछ यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, बेसिकली आ रहा है कुछ, खाली स्पेस आ रहा है। चलो यहाँ पे कुछ लिख के देखते हैं, कुछ नहीं आ रहा। और जब बटन पे क्लिक करो नहीं आ रहा। अब जिसको ये जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आती है वो समझ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं आती उनको मैं समझाना यहाँ पे चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये कोड जैसे ही जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे चल रही है, जैसे ही HTML चल रही है, वैसे ही ये कोड भी चल रहा है। तो बटन क्लिक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर ये कोड है ही नहीं, ये कोड डायरेक्ट चल रहा है। और अगर ये डायरेक्ट चल रहा है तो उस वक्त इसको इस इनपुट में से जो भी मिल रहा है वो उसको एक्सेस कर रहा है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा ना, चलाऊंगा, ये कोड चल गया है। कौन सा कोड, ये कोड चल गया है। और इसने क्या करा है, इसके अंदर से वैल्यू उठा ली है। अब इसके अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं था तो यहाँ पे इसने खाली स्पेस दिखा दिया। देखो ये वाली लाइन बिल्कुल खाली पड़ी है। अगर मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करता वैल्यू के नाम से, ऐसे वैल्यू के नाम से, और यहाँ पे मैं देता हेलो। आपको पता है ये वैल्यू क्या करता है, इनपुट के अंदर वैल्यू डाल देता है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद देखूँ यहाँ पे हेलो आ रहा है और यहाँ की वैल्यू इसने एक्सेस करके कंसोल पे दिखा दी। आगे बात समझ में, मतलब बाय डिफॉल्ट जो ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा वो आ जाएगा, लेकिन बाद में जो हम लिखेंगे वो नहीं आएगा, क्योंकि जब बाद में लिखेंगे तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब हम यहाँ पे लिखते हैं ना, देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा, अब ये जो मैंने लिखा है ना, इसके लिखने के बाद कोड चलना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं चल रहा। समझ आई बात। तो वो कैसे चलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाह रहे हैं कि भाई जब बटन क्लिक हो, जब बटन क्लिक हो तब ये वाला कोड चलना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें बटन पे एक फंक्शन लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक के थ्रू। ऑन क्लिक एक इवेंट है और जैसे ही बटन क्लिक होगा तभी यहाँ से जो फंक्शन हमारा है वो कॉल होगा। हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन बनाएंगे, टू डू आइटम के नाम से। क्या फंक्शन बनाए, टू डू ऐप के नाम से या किस नाम से, ऐड टू डू के नाम से। किसके नाम से, ऐड टू डू के नाम से मैं एक फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया। अब ये कब कॉल होगा, जब बटन क्लिक होगा, लेकिन फंक्शन हमने बनाया भी नहीं है तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। इस तरह से फंक्शन बना लिया और ऐसे ऐड टू डू, इस तरह से मैंने नाम भी दे दिया। देखो ये नाम वो है जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, अगर ये अलग होगा और ये अलग होगा तो कॉल कौन सा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। बस ये जो कोड आप यहाँ पे लिख रहे थे ना, अब ये कोड आप यहाँ पे लिख लो और अब आपको ये वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो होगा क्या, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, हेलो। मैंने यहाँ पे हेलो लिख लिया। देखो अभी मैंने हेलो लिखा है, ये वाला कोड कौन सा कोड, ये वाला
कोड अभी तक नहीं चलाया, ये कब चलेगा? जब ये बटन, भाई यार चले जाओ, जब ये बटन क्लिक होगा, जब ये बटन क्लिक होगा तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ है, यहाँ पे, और इसके अंदर क्या है, वो सारा कोड है जो क्या कर रहा है, इनपुट की वैल्यू एक्सेस कर रहा है और उसे कंसोल पे दिखा रहा है। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सपोज करो माई वर्क इज ईजी बिकॉज आई यूज क्लिकअप। अगर आपने ये वाला ऐड देखा यूट्यूब पे, माई वर्क इज ईजी बिकॉज आई यूज क्लिकअप, ऐसे ही क्लिकअप, ओके, ये क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई? आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। लेकिन अब करना क्या, करना क्या, ये चीज़ें हमें कंसोल पे तो दिखानी नहीं है, ऐसा ही है ना। अगर कंसोल पे दिखानी होती तो इतना लंबा प्रोजेक्ट का नाम थोड़ी, टू डू ऐप, इतना बड़ा नाम नहीं देते हैं। ये चीज़ हमें दिखानी है इस इनपुट के नीचे, और वो भी अच्छे तरीके से। किस तरीके से? अच्छे तरीके से। कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं, कैसे दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं? 2-3 तरीके हैं हमारे पास, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक खाली पैराग्राफ लिख लेते हैं। क्या करते हैं, खाली पैराग्राफ। होगा क्या, इस इनपुट के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा वो हम डायनामिकली असाइन कर देंगे इस पैराग्राफ को, और ये नीचे आ जाएगा। देखो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू एक्सेस हो रही है इसको कंसोल में नहीं दिखाना, इसको कंसोल में तो नहीं दिखाना, इसको दिखाना है उस पैराग्राफ के अंदर। किसके अंदर? उस पैराग्राफ के अंदर। चलो जी, कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करो। चलो पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसके बाद पैराग्राफ हम एक ही बनाने वाले हैं, तो अभी आप पी लिख लो बस, क्योंकि एक पैराग्राफ है तो एलिमेंट से सेलेक्ट कर लो। और उसके बाद किसी भी एलिमेंट को टेक्स्ट कैसे असाइन करते हैं, ऐसे डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। और कौन सा टेक्स्ट कंटेंट है, वो कंटेंट हमारा इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, तो मतलब यही कंटेंट हमें यहाँ पे असाइन कर देना है। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या करना पड़ता है। बस यहाँ पे जैसे ही ये वैल्यू एक्सेस होगी एज इट इज पैराग्राफ को असाइन हो जाएगी। देखो ऐसे हो रहा है या नहीं, यहाँ पे देखो हेलो और ऐड आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे इनपुट की वैल्यू एक्सेस हुई, वेरिएबल के अंदर गई, साथ ही साथ उसने पैराग्राफ को सेलेक्ट करके वो वैल्यू जो वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई थी वो पैराग्राफ को असाइन कर दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, एक प्रॉब्लम पता है कौन सा आएगा, दिस इज माय वर्क ऐड। अब वो हेलो चला गया, दोबारा ये वाली वैल्यू आ गई। क्यों आई है, पहले ये समझो। देखो जब हमने हेलो लिखा था और ऐड वाले बटन को क्लिक करा था तो इस वेरिएबल के अंदर हेलो स्टोर हुआ था। फिर जब हमने दोबारा कुछ और लिखा, दोबारा बटन को क्लिक करा, दोबारा ये कोड चला, तो हेलो चला गया, दूसरा जो हमने लिखा था वो इसके अंदर आ गया। तो जो लास्ट टाइम आया होगा वो यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर आ जाएगा। प्रॉब्लम आ रही है ना। मैं चाह रहा हूँ जो चीज़ें मैं लिखता जा रहा हूँ ना वो सारी की सारी उस पैराग्राफ के अंदर दिखनी चाहिए। लेकिन वो पैराग्राफ के अंदर हम सारी की सारी दिखाएंगे तो वो किस तरह से दिखा सकते हैं, सही तरीके से नहीं दिखा सकते। तो हमें कुछ ऐसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा तरीका यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हम क्या करें, जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना इनपुट से, जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उन वैल्यूज़ को हम किसी जगह पे स्टोर करके रख लें। अब स्टोर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम एक एरे बना सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं और उस एरे के अंदर हम अपना जो टेक्स्ट आ रहा है इनपुट से वो स्टोर कराते जाएंगे और उसी एरे से हम चीज़ें एक्सेस भी करते जाएंगे। देखो कैसे करते हैं, इसको अभी मैं हटा लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक एरे बना लो, क्या बना लो, लेट टू डू एरे, ठीक है, टू डू एरे। और उसके बाद ये अभी रहेगा खाली, ये भी बिल्कुल खाली रहेगा, ठीक है। क्यों खाली रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम आइटम ऐड करेंगे जो इनपुट के थ्रू आएंगे। अब वो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से हमें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो टेक्स्ट आएगा जो इस इनपुट के अंदर है। इस इनपुट के अंदर जो हम लिखेंगे वो किसके अंदर जाएगा, वो इस वेरिएबल के अंदर जाएगा। हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो चली जाए उस अपना एरे के अंदर। एरे के अंदर वैल्यू कैसे ऐड करवाएंगे, हमारे पास एक तरीका है, एक मेथड है एरे का, कौन सा, टू डू एरे डॉट पुश। और इस पुश में से ये टू डू वैल्यू, ये वाला वेरिएबल पास कर देंगे। अब क्या होगा, बहुत इजी तरीका है। क्या होगा, जैसे ही
इस इनपुट से वैल्यू आएगी, वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। इस वेरिएबल में स्टोर होने के बाद साथ ही साथ ये क्या करेगा, इसी वैल्यू को उस एरे के अंदर पुश कर देगा। तो मतलब क्या होगा, यहाँ से जो वैल्यू आती जाएगी वो उस एरे के अंदर पुश होती जाएगी। इसको हम करके देखते हैं, इसको हम करके देखते हैं। देखो अभी अगर हम इस एरे को यहाँ पे देखने की कोशिश करें, आपको पता है आप यहाँ से भी चीज़ें अपने कोड की एक्सेस कर सकते हो। टू डू एरे लिखो और इसको एंटर करो। देखो यहाँ पे हमारा एरे खाली है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने उसके अंदर कुछ पुश ही नहीं कराया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो HTML ऐड करवा लिया, ठीक है, और उसके बाद CSS ऐड करवा लिया, अब ये दोनों चीज़ें उस एरे के अंदर पुश हो गई होगी। इसकी अथॉरिटी क्या है यहाँ पे, अब आप टू डू एरे को देख लो, टू डू एरे और एंटर करो। देखो HTML भी आ गया और CSS भी आ गया। अगर आप यहाँ पे JS करोगे और ऐड करोगे तो JS भी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे टू डू एरे, अब यहाँ पे JS भी आ गया। आ रही है बात समझ में, क्लियर? किस तरह से अभी हमने चीज़ों को चलाया है, किस तरह से चीज़ों को हमने डिफाइन करा है और क्या क्या हो रहा है। अच्छा, एरे में चीज़ें भेजने के साथ साथ इसको खाली भी करना है। मतलब अजीब लग रहा है ना, यहाँ से चीज़ें एरे में तो जा रही हैं लेकिन ये भी तो खाली हो जाए ना, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाए, ऐसे लग रहा है मतलब यहाँ से चीज़ चली गई, अब ये खाली भी होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं, दो चीज़ें। ये जो पूरी की पूरी इनपुट वाली वैल्यू है ना, इसको हम खाली कर देंगे। क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। पता है ये कैसे काम करेगा, देखो सबसे पहले होगा क्या, जब हम उस बटन को क्लिक करेंगे ना, ऐड वाले बटन को, तो सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी। इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से उस इनपुट के अंदर लिखने वाला टेक्स्ट एक्सेस होगा और वो स्टोर होगा इस वेरिएबल के अंदर। जैसे ही ये स्टोर होगा उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी। इस लाइन से क्या होगा, वो जो टेक्स्ट हमने टू डू वैल्यू के अंदर स्टोर करवाया है वो हमारे एरे के अंदर पुश हो जाएगा। ये पुश होने के बाद क्या होगा, वो जो इनपुट है ना, वो पूरा का पूरा इनपुट सेलेक्ट होगा और उसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, खाली स्पेस। मतलब जो चीज़ हमने वहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखा था वो टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा और खाली स्पेस आ जाएगा, मतलब हमारा इनपुट खाली हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे HTML और ऐड। देखो HTML उस एरे के अंदर चला गया लेकिन यहाँ से ये खाली हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वो एरे के अंदर नहीं गया, अगर आप यहाँ पे देखोगे टू डू एरे तो देखो यहाँ पे HTML है। क्लियर है ना, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। CSS ऐड करो, ये भी चला गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे टू डू एरे, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करें, वो जो चीज़ें उस एरे के अंदर जा रही हैं उसको एक्सेस कैसे करें, वो जो चीज़ें उस एरे के अंदर जा रही हैं उसको एक्सेस करके स्क्रीन पे कैसे दिखाएं। अब उसको एक्सेस करना, उसको स्क्रीन पे दिखाना, वो भी बहुत बड़ा काम है। तो क्यों ना उस पूरे के पूरे काम को हम एक अलग फंक्शन में बना लें। आई होप कि ये जो फंक्शन काम कर रहा है ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम करते हैं आगे के फंक्शन का काम। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, लेट डिस्प्ले वैल्यू। क्या, लेट डिस्प्ले वैल्यू। फंक्शन बना रहे ना, तो यहाँ पे फंक्शन लिखो, फंक्शन डिस्प्ले वैल्यू, और यहाँ पे आप इसको पैरेंथेसिस देके इस तरह से। इस फंक्शन का काम होगा एरे से वैल्यूज को एक्सेस करके, एरे से वैल्यूज को एक्सेस करके स्क्रीन पे दिखाना। आई बात समझ में। अब एरे से वैल्यूज कैसे एक्सेस की जाती हैं, एक तो हम फॉर ईच वाला मेथड यूज कर सकते हैं। आई थिंक मैंने फॉर ईच आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, लेकिन हमने फॉर लूप जरूर पढ़ा है, तो हम फॉर लूप लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो अच्छा यहाँ पे आप क्या करो, फॉर लगाओ और ऐसे लेट i इज इक्वल टू 0। देखो ये हम जो फॉर लूप लगा रहे हैं ये लगा रहे हैं उस एरे की वैल्यूज को आइटरेट करवाने के लिए। और आपको पता है एरे के अंदर जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो जीरो वाली इंडेक्स से स्टोर होती हैं। तो हम यहाँ पे भी i की वैल्यू 0 रखने वाले हैं ताकि लूप 0 से चले, जो 0 वाली वैल्यू हो वो हमें मिलती जाए। अच्छा, उसके बाद इसकी हम कंडीशन कैसे देंगे, ये लूप तब तक चले जब तक i की वैल्यू एरे की लेंथ तक आ जाए। एरे की लेंथ मतलब लूप हमारा कब तक चले, हमारा लूप तब तक चले जब तक एरे के अंदर एरे की लेंथ जितनी भी है ना उतना हमारा लूप चले।
अब कैसे ये कैसे काम करेगा इसको मैं समझाता हूँ। देखो टू एरे डॉट लेंथ, आपको पता है डॉट लेंथ एरे की प्रॉपर्टी है, इससे हमें पता लगता है कि एरे के अंदर एलिमेंट कितने हैं। अब एरे के अंदर सपोज करो एरे के अंदर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारा लूप कितनी दफ़ा चलेगा, हमारा लूप चलेगा 4 टाइम। सर 4 टाइम कैसे चलेगा, देखो पहले 0 के लिए चलेगा, फिर उसके बाद 1 के लिए चलेगा, उसके बाद 2 के लिए चलेगा, फिर उसके बाद 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए नहीं चलेगा और चलाना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 4 नहीं है, हमें इंडेक्स को एक्सेस करना है ना कि एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आई होप कि आपको अभी भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या देना है, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट करना है आई प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा उसके बाद एरे की वैल्यूज को कैसे एक्सेस करेंगे, अगर हम पहले इसको लॉग करवाएं तो मैं क्या करूंगा, एरे की वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जाता है, एरे का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट दो और यहाँ पे आई को पास कर दो। किसको पास कर दो, आई को पास कर दो। स्क्रीन पे दिखाने से पहले हम कंसोल पे देखते हैं क्या ये चीज़ काम कर रही है या नहीं। ओके ओके, चलो चलो अपना काम करो, कौन सा काम करो, आओ एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर करवाओ और यहाँ पे आप क्या करो, हेलो, यहाँ पे आना चाहिए, आना चाहिए, ये तो आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा पता है, ये वाला फंक्शन तो अपना काम कर रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं टू डू एरे, देखो टू डू एरे के अंदर 1 2 3 4 वो ऑलरेडी है, हेलो भी आ गया है जो अभी हमने लगाया था। अगर मैं इसको हटा दूं, अब मैं दोबारा चलाऊं, ऊपर वाला फंक्शन तो अपना काम कर रहा है, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। देखो हेलो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये नीचे वाला फंक्शन कैसे काम करेगा, भाई नीचे वाला फंक्शन तब काम करेगा जब इसको आप कॉल करवाओगे, और आप इसको कॉल कहाँ करवा रहे हो, कॉल ही नहीं करवा रहे। इसको कॉल कब करवाना है पता है, इसको कॉल करवाना है जैसे वो बटन, देखो जब हम इसमें से कुछ लिखेंगे ना और हम ऐड करेंगे तो वो एरे के अंदर जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो, एरे से चीजें निकल के यहां पे भी आनी चाहिए। तो मतलब जब ऐड क्लिक होगा तभी हमारे दोनों फंक्शन कॉल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब हम ऐड पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन चल रहा है, और अगर हम इसी के अंदर ये वाला फंक्शन चला दें तो दोनों एक साथ चल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको यहां पे कॉल कर लेते हैं इस तरह से। अब क्या होगा, जैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल होगा सेम टू सेम ये वाला फंक्शन भी कॉल हो जाएगा और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी हम पहले करके देखते हैं, यहाँ पे देखो हेलो और ऐड, यहाँ पे हेलो आ गया, देखो हेलो एरे में गया, एरे चला, एरे के ऊपर लूप चला, लूप में से एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी उस हिसाब से लूप ने वैल्यू एक्सेस करके दिखा दी। अब लूप एरे के अंदर एक ही वैल्यू गई थी, कौन सी वैल्यू, हेलो गई थी, हेलो कौन सी इंडेक्स पे था, 0 पे था, तो वो 0 के लिए चला और एक ही वैल्यू उसे मिली। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे दे दो आप CSS और ऐड कर दो, अब यहाँ पे पता है कौन सी वैल्यू आई है, एक तो आया है हेलो, देखो यहाँ पे हेलो 2 टाइम आ चुका है। अब जो लूप चला है वो 2 दफा चला है, पहले 1 दफा चला था, क्यों, क्योंकि उसके पास वैल्यू ही एक थी। अब 2 वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यू, एक जो पहले वाली हेलो वाली है, अब दूसरी CSS वाली। एरे के अंदर 2 वैल्यूज थी, दोनों के लिए चला, तो यहाँ पे हेलो दोबारा आ गया और एक CSS आ गया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं क्या करूँ, ये जो वैल्यू मैं कंसोल पे दिखा रहा हूँ, ये सेम वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ पे दिखाऊँ तो कैसे दिखाऊंगा, ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट कंटेंट, और उसके बाद क्या करेंगे हम, टेक्स्ट कंटेंट क्या असाइन करेंगे, एरे की जो वैल्यू आ रही है उसको हम एक्सेस करके डायरेक्ट इस पैराग्राफ पे असाइन कर देंगे। देखो क्या होगा यहाँ पे, हेलो ऐड, यहाँ पे हेलो आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कर दो CSS, देखो ऐड करो, यहाँ पे क्या आ रहा है, CSS आ रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम तो वही हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले जो वैल्यू आई थी पहले वो आई, फिर उसके बाद जो दूसरी वैल्यू ऐड करी तो पहले वाली वैल्यू रिमूव हो गई, दूसरी वाली आ गई।
पता है यहाँ पे CSS क्यों आया है? यहाँ पे तो हेलो और CSS दोनों आ रहे थे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं आपको दोबारा यहाँ पे समझाऊं, देखो क्या होगा, क्या होगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, हेलो, हुआ क्या यहाँ पे, जब मैंने ऐड पे क्लिक करा, जब आप यहाँ पे देखोगे, जब मैंने ऐड पे क्लिक करा, सबसे पहले ये वाली लाइन चली, वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई, और यहाँ से ये वैल्यू एरे के अंदर गई, और उसके बाद हमारा जो इनपुट था वो खाली हो गया। फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन चला। ये वाला फंक्शन जब चलेगा तो इसके अंदर का कोड चलेगा। इसके अंदर का कोड क्या कर रहा है, इसके अंदर का कोड लूप को एरे को आइटरेट करवा रहा है। अब एरे के अंदर अभी एक ही वैल्यू गई है, एरे के अंदर एक ही वैल्यू गई है। कौन सी वैल्यू थी? सपोज करो हेलो था, हेलो गया था, उसने हेलो को आइटरेट करवाया, एरे को आइटरेट करवाया, और उसके अंदर हेलो निकला। एक ही बार लूप चला था तो वो हमारे पास आ गया। लेकिन जब हमने एरे के अंदर दूसरी वैल्यू डाली, जब हमने एरे के अंदर दूसरी वैल्यू डाली, तो एरे ने लूप को, एरे के अंदर दो वैल्यूज थी, लूप ने एरे को आइटरेट करवाया दो दफा। पहले हेलो आया, और हेलो स्क्रीन पे आया था, हेलो स्क्रीन पे आया था, लेकिन क्या हुआ, फिर लूप ने दोबारा एरे की वैल्यू को एक्सेस करा, जो दूसरी वैल्यू होती है। पहले तो जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू एक्सेस करी थी ना। देखो, अगर यहाँ पे ये जीरो है तो इसने क्या करा था, पहले जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू एक्सेस करी थी, और जीरो इंडेक्स पे हेलो था, तो हेलो यहाँ पे आ गया। लेकिन लूप दोबारा चला, चूंकि एरे के अंदर दो वैल्यूज हैं, तो अब लूप दोबारा चल रहा है और एरे की वन इंडेक्स वाली वैल्यू लेके आ रहा है। तो वन इंडेक्स वाली वैल्यू पे था CSS, तो बाद में आया है CSS। जो चीज बाद में आई है वो हमें वहां पे दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो हेलो नहीं आ रहा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं दोबारा, इसको रिफ्रेश करके, अब मैंने देखो यहाँ पे HTML ऐड करा, ये आ गया, यहाँ पे HTML आया। अब अगर मैं यहाँ पे CSS लिख रहा हूँ और जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, तो मतलब हमारा वो जो डिस्प्ले वैल्यू आ रहा, या डिस्प्ले टू डू डिस्प्ले वाला जो हमारा लूप फंक्शन है, वो दोबारा कॉल होगा। कौन सा फंक्शन? ये वाला। और इसके अंदर लूप है, ये लूप अब क्या करेगा, एरे के अंदर जितनी वैल्यूज है उतनी दफा बार बार ये चलेगा। पहले ही वो HTML के लिए चलेगा, पहले वो HTML दिखाएगा, फिर क्या करेगा, CSS के लिए चलेगा। लेकिन जो वैल्यू एंड में आती है वही हमें स्क्रीन पे दिखेगी। अब यहाँ पे एंड में आएगा CSS, तो यहाँ पे हमें CSS दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे टू डू एरे को देखो, तो उसके अंदर दो वैल्यूज हैं, HTML और CSS। लेकिन हो क्या रहा है, जो आखिर में वैल्यू आ रही है वही हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट बन रहा होगा, लेकिन जितनी दफा मैं आपको बता चुका हूं ना, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मैं हल कैसे करूं, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे हल करूं? इस प्रॉब्लम को हम हल कर सकते हैं इस तरह से। अभी के लिए देखो, मैंने कहा था प्रोजेक्ट हम रियलिस्टिक बनाएंगे, गलतियां करेंगे, गलतियों को सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अभी हम यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, अगर पहले HTML आ रहा है तो वो यहाँ पे रहेगा। नॉर्मली इक्वल टू ऑपरेटर में क्या होता है, वो ओवरराइड कर लेता है, जो पहले थी उसको हटा लेगा, दूसरी आएगी उसको स्टोर करवा लेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, जो पहली थी वो रहेगी, जो दूसरी थी वो ऐड हो जाएगी साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे HTML रहेगा और CSS साथ में ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो, अब होगा क्या, HTML ऐड हो गया, लेकिन अगर अब यहाँ पे मैं CSS लिखूं तो ये दोनों चीजें साथ में आएंगी। देखो, पहले HTML आया था, अब HTML और CSS दोनों साथ में आ रहे हैं। अब अगर मैं लिखूं JS, तो अब क्या होगा, HTML CSS JS तीनों साथ में आ जाएंगे इस तरह से। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो जो चीजें हैं वो स्टोर होती जा रही हैं उस जगह पे। बात समझ में आ रही है? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, चीजों को स्किप नहीं कर रहा, चीजों को ओवरराइड नहीं करवा रहा। जो लास्ट टाइम आई है वो पड़ी रहती हैं, जो न्यू आ रही है साथ में वो भी चिपक जाती है। इस तरह से ये चीजें आ रही हैं। अब इसका हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? ये जो चीजें बार बार एक साथ आ रही हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करें? हमें तो इस तरह से चाहिए ना, कि जो वैल्यू हमने लास्ट टाइम एडिट करी है या लास्ट टाइम हमने ऐड करी है वो यहाँ पे आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं क्या करूं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक तो हम ये कर सकते हैं कि के के एक तो हम ये कर सकते हैं, एक तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम आते हैं,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल बना लेंगे, लेट HTML इज इक्वल टू, इसको हम खाली रखते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल हमने क्यों बनाया है इसको हम समझते हैं, इसको हम समझते हैं। और अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक डिव बना लें, क्या बना लें, एक डिव बना लें, इस तरह से एक डिव बना लें और इस डिव को आईडी दे दें, क्या दे दें, आईडी दे दें। और यहाँ पे अगर मैं टू डू आइटम्स के नाम से इसको आईडी दे दूँ, और यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, चलो हम एक तजुर्बा कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। अब हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ जैसे ही ये लूप चले तो यहाँ पे न्यू HTML बनती जाए, क्या बनती जाए, न्यू HTML बनती जाए। कैसे बनेगी न्यू HTML, HTML डॉट डॉट डॉट, अच्छा HTML ऐसे कर लेते हैं, HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे हम न्यू HTML बना लेते हैं। न्यू HTML कैसे बनाएंगे, इस तरह से पैराग्राफ, और यहाँ पे हम डॉलर और कर्व ब्रैकेट देके यहाँ पे हम एरे की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको एक्सेस कर लेंगे और इसको पैराग्राफ के फॉर्म में इस तरह से दिखा देंगे। मैं समझाता हूँ, इसको कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज ना हो, हम इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये कैसे काम करेगा ये मुझे भी समझने दो। ठीक है, देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन इसमें पता है क्या होगा, जब ये फंक्शन चलेगा ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा। और उस वेरिएबल के अंदर क्या होगा, जब ये लूप चलेगा ना, ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप इस एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको एक्सेस कर रहा है। तो हम चाहते हैं जैसे ही क्या करे ये, इस लूप इस एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको एक्सेस करे। सपोज करो इसके अंदर एक वैल्यू थी, इसके अंदर एक वैल्यू है, सपोज करो HTML है, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद ये पता है क्या करेगा, इस HTML, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर एक इनर HTML वाला पैराग्राफ बनाएगा। क्या बनाएगा, इनर HTML वाला पैराग्राफ बनाएगा। और ये पैराग्राफ इस तरह से बनेगा डायनामिकली, ये पैराग्राफ बनेगा। और इस पैराग्राफ के अंदर कंटेंट कहाँ से आ रहा है, इसका कंटेंट आ रहा है यहाँ से, कहाँ से आ रहा है, एरे से आ रहा है। एरे में क्या है, HTML है, तो HTML इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पे हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब ये तो सिर्फ हमने वेरिएबल के अंदर बनाया है, ये सेम पैराग्राफ इस डिव के अंदर कैसे आएगा, और ये डिव हमने क्यों बनाई है, समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं। इसको हम असाइन कर देंगे इस तरह से। पहले मैं इस डिव को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, इस डिव को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस डिव को आप सेलेक्ट करो यहाँ से, लेट बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है टू डू आइटम्स। डिव का नाम क्या था, टू डू आइटम्स। इसका आई कैपिटल हमने यहाँ पे आई कैपिटल रखते हैं, क्या रखते हैं, आई कैपिटल रखते हैं। ठीक है, ओके, इसको हमने आई कैपिटल रख लिया। अच्छा, इस बॉक्स को हमने एक्सेस कर लिया। अब ये जो HTML हम बना रहे हैं ना, ये जो HTML हम बना रहे हैं, ये HTML इस बॉक्स के अंदर हम असाइन कर देंगे। और बॉक्स के अंदर कैसे असाइन करते हैं, देखो यहाँ पे बॉक्स, ये बॉक्स किसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, उस डिव को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डॉट इनर HTML, इनर HTML क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे HTML बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, HTML। और इनर HTML हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप डायनामिकली इनर मतलब HTML के टैग भी बना रहे हो और कंटेंट भी असाइन कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, इनर HTML लिख के वो चीज़ असाइन करते हो। अगर सिर्फ टेक्स्ट होता तो यहाँ पे मैं क्या करता, टेक्स्ट कंटेंट या फिर इनर टेक्स्ट करता, लेकिन यहाँ पे क्या है, HTML है, तो यहाँ पे मैं इनर HTML असाइन करूंगा। और ये इनर HTML कहाँ से आएगी, ये इस HTML वेरिएबल के अंदर से आएगी। ये जो हमने यहाँ पे स्टोर कराया था ना, ये वाली चीज़ इसके अंदर आएगी। और जैसे ही ये फंक्शन चलेगा, लूप अपना काम करेगा, जैसे ही ये काम करके पूरा होगा, ये सारी चीज़ें इस HTML को मैं असाइन कर दूंगा। ठीक है, देखो इसको सेव करो, और सेव करने के बाद यहाँ पे आप आ जाओ, इसको आप रिफ्रेश करो, और यहाँ पे आप क्या करो, HTML और ऐड, ओके वेरी गुड, ये आ गया। और यहाँ पे CSS ऐड। अब फिर से प्रॉब्लम, HTML और CSS दोनों साथ में आने चाहिए, क्यों नहीं आ रहे,
पता है क्यों नहीं आ रहे? यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है कि इसने लूप की पहली वैल्यू एक्सेस करी और वो वैल्यू यहाँ पे आई, एरे की पहली वैल्यू एक्सेस करी, वो वैल्यू यहाँ पे आई, इसके अंदर स्टोर हुई, यहाँ पे आ गई। लेकिन लूप के अंदर जब दोबारा दो वैल्यूज आती हैं तो ये पहली वाली वैल्यूज आती है, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू जब आती है तो पहली वाली वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। क्योंकि ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, सपोज करो मैंने पहले पहले क्या करा था, ए के अंदर 5 स्टोर करवाया, फिर मैंने नीचे क्या करा, ए के अंदर 10 स्टोर करवा लिया, आपको कंसोल पे क्या दिखेगा, ए इज इक्वल टू 10 दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जो आ रहा होगा वो आपको दिखेगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ जो चीज़ें आ रही हैं वो इसके अंदर पड़ी रहे, ओवरराइड ना हो जाए। पड़ी रहे का मतलब क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर आप यूज़ कर दो। इससे आपको पता है क्या होता है, जो चीज़ पड़ी हुई होती है उसके अंदर दूसरी चीज़ ऐड हो जाती है। तो अब क्या होगा, अब जो चीज़ यहाँ से ओवरराइट हो रही है ना वो ओवरराइट नहीं होगी। देखो कैसे, HTML ऐड, ठीक है, ओके, इसको रिफ्रेश करो, ऐसे रिफ्रेश करो, HTML ये आ गया। क्यों भाई, अच्छा इसके अंदर लिखा हुआ है यार, क्या हो गया, जेन चढ़ गया लगता है ना, ऐड ये आ गया। अच्छा अब करो इसे CSS ऐड, ठीक है, और उसके बाद JS ऐड। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, चलो देखते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है, समझते हैं इसको, समझते हैं इसको। पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, अब मैं समझाता हूँ। कोड तो बहुत इजी है लेकिन बनाने में बहुत दिक्कत हो गई है, ठीक है। अच्छा ये वाला फंक्शन मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। मसला आपको आ रहा होगा यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है थोड़ा मसला आ रहा होगा क्योंकि मैंने समझाने में भी थोड़ी ऊपर नीचे सारे कॉन्सेप्ट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। पहले मेरी वीडियो चल रही है, ओके चल रही है, अच्छा चलो फिर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे ही इनपुट में से वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ से एक्सेस करेगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएगा, स्टोर करवाने के बाद ये क्या करेगा, ये वैल्यू एरे के अंदर पुश करेगा, पुश का मतलब है उसके अंदर स्टोर करेगा। जैसे ही स्टोर करेगा फिर ये इनपुट को खाली करेगा, इस लाइन के थ्रू इनपुट को खाली करने के बाद ये एक फंक्शन चलाएगा। ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन वो फंक्शन है जो इनपुट की एरे की सारी वैल्यूज को स्क्रीन पे दिखाता है। आई बात समझ में, इतना ये इजी था। अब ये फंक्शन जैसे कॉल होगा ये क्या करेगा, सबसे पहले ये कॉल करेगा इस डिव को। ये डिव हमने बनाई क्यों, हम पैराग्राफ में क्यों नहीं दिखा पा रहे थे। अगर हम सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते तो एक पैराग्राफ के अंदर कितनी चीजें आ जाती, और अगर वो आती भी तो ऐसे हॉरिजेंटली आती, एक ही पैराग्राफ के अंदर सारा कंटेंट आता जाता। हम चाह रहे हैं एक बॉक्स हो और उस बॉक्स के अंदर अलग अलग पैराग्राफ बनते जाएं। तो ये जो बन रहे हैं ना ये अलग अलग पैराग्राफ हैं, और अगर ये मैं बॉक्स ना देता तो मुझे अलग अलग पैराग्राफ सबके लिए बनाने पड़ते, सबको अलग अलग आईडी देनी पड़ती। तो मैं क्या करूं, एक ही पैराग्राफ बना रहा हूं लेकिन वो सारे एक बॉक्स के अंदर इंसर्ट करता जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक डिव बनाई और उस डिव को हमने बॉक्स का नाम देके एक्सेस किया। क्या किया, एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद हमने एक वेरिएबल बनाया। क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल पता है क्यों बनाया है, ये वेरिएबल हमने इसलिए बनाया है ताकि जब लूप चले, जब लूप अपना काम करे, जो भी चीजें वो एक्सेस करे, जितनी भी चीजें वो एक्सेस करे उसका एक HTML एलिमेंट बने और वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करे। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ। लेकिन टू डू ऐप के अंदर सिर्फ पैराग्राफ तो नहीं है, टू डू ऐप के अंदर सिर्फ पैराग्राफ नहीं होता, यहाँ पे एक बटन भी होता है। क्या होता है, एक बटन भी होता है, जिस बटन का काम होता है इस चीज़ को डिलीट करना। क्या करना, इस चीज़ को डिलीट करना। तो हम बटन भी बना लेते हैं। बटन कैसे बनाओगे, बटन कैसे बनाओगे, इसी के अंदर आप बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो यह क्या कर रहा है, डायनामिकली एक पैराग्राफ ही तो बना रहा है। हम चाहते हैं जैसे ये पैराग्राफ बना रहा है साथ में बटन भी बना दे। क्या बना दे, साथ में बटन भी बना दे इस तरह से। और यहाँ पे हम डिलीट लिख लेंगे और इस बटन को ऐसे क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, इसको आप सेव करो। सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे क्या करो, हेलो और ऐड। बटन तो बन रहा है लेकिन बटन नीचे नहीं आना चाहिए, बटन आना चाहिए साइड में। अब ये साइड में कैसे आएगा, कैसे आएगा साइड में, कैसे आएगा,
आ क्यों नहीं रहा है? पता है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये पैराग्राफ है और पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो वो मतलब हॉरिजेंटली अपनी पूरी विड्थ लेता है, साइड में जगह ही नहीं बच रही है, तो फिर जो इनलाइन एलिमेंट होगा या दूसरा कोई एलिमेंट होगा वो नीचे आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसको इनलाइन बना लें, और इनलाइन के लिए हम क्यों ना यहाँ पे स्पेन यूज़ कर लें पैराग्राफ की बजाय, क्यों ना हम यहाँ पे स्पेन यूज़ कर लें। अब देखो यहाँ पे ऐड आ गया, क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, CSS भी ऐड कर दो, ये CSS का भी बटन। अबे भाई, अबे दूसरी प्रॉब्लम आ गई। अबे यार, क्या हो रहा है? अब पता है क्या हो रहा है? अब ये दोनों के दोनों इनलाइन है, और जितने भी इनलाइन है सारे हॉरिजॉन्टली आएंगे। अब इन दोनों को किसी ब्लॉक एलिमेंट में रखना पड़ेगा, ताकि हर ब्लॉक एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आता जाए। तो मतलब इसको भी डिव में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा? डिव में रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप आ जाओ, ऐसे डिव में रख लो। मुझे स्टूडेंट्स ने मैसेज करा था कि सर आप यूट्यूब की वीडियोस नहीं बना रहे। बेटा बनाता मैं शायद आज भी नहीं, लेकिन आज मुझे खुद पे तरस आया। आज पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था और बड़े चाह से मैं मैच देख रहा था। मैं पाकिस्तान का मैच अच्छे तरीके से बड़ा एक माहौल बना के देखता हूँ, लेकिन आज जो मैच मैं देख रहा था बड़ी दिल से देख रहा था, और वो उतनी दिल से हारे हैं। वो शिकस्त देखने के बाद मेरा दिल बहुत टूटा, और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बेटा ये जो गेम हार रहे हैं या जीत रहे हैं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये करोड़ों कमा रहे हैं, इनका करियर सेट है, इनकी वजह से हम अपना करियर ख़राब कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम अपना असल काम करें, जो हमारा काम है, हम अपने करियर पे फोकस करें, ना कि इन बुद्धुओं की बैटिंग पे, इन बुद्धुओं की बॉलिंग लाइनअप पे। कोई ढंग का काम नहीं करते। छोड़ो यार, अपना काम करो। कहाँ पे थे हम यहाँ पे थे कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें ये ऐसे लाइन में आ रही हैं, ऐसे लाइन में आ रही हैं, इसको अलग अलग बनाना है। इसको अलग 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 बनाने के लिए हमें इसे एक ब्लॉक एलिमेंट में रखना पड़ेगा, और वो ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास है डिव। तो हमने इसको रख लिया डिव के अंदर। और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो HTML को हमने जब ऐड पे क्लिक करा तो ये एक अलग पूरी की पूरी डिव है जो ऊपर आ गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें JS, तो ये एक पूरी की पूरी अलग डिव है, ये भी अलग से आ गई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे PHP, तो ये क्या बन रही है? ये अलग से एक डिव बनती जा रही है। क्या बनती जा रही है? अलग से एक डिव बनती जा रही है, और वो एक दूसरे के नीचे आती जा रही है। इतना काम तो हमारा हो गया। अब एक और काम भी करना है। क्या करना है? इस डिलीट पे क्लिक करें तो डिलीट हो जाए। ये कैसे होगा? इसे डिलीट पे क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाए। कैसे होगा? कैसे होगा? और पता भी कैसे लगेगा कि ये डिलीट से JS ही डिलीट करना है? अगर हम बटन के ऊपर ऑन क्लिक का मेथड लगाएं, यहाँ पे ऐसे हम डायनामिक HTML के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका आप वो परेशान मत होना आप कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसके अंदर ऑन क्लिक के अंदर मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ, अगर मैं इस एरे के ऊपर स्प्लाइस का मेथड लगाऊं, स्प्लाइस का मेथड जो बीच में से वैल्यूज़ को रिमूव करता है। स्प्लाइस का मेथड कैसे काम करता है? पहले आप टू डू एरे, वो जो नाम है उसका वो लिखो, और उसके बाद स्प्लाइस। स्प्लाइस को क्या चाहिए? स्प्लाइस को सबसे पहले इंडेक्स नंबर चाहिए। अब इंडेक्स नंबर हमें कहाँ से मिलेगी? इंडेक्स नंबर हमें कहाँ से मिलेगी? इंडेक्स नंबर हमें ये मिल रही है ना, ये आई के अंदर क्या है? 0। ये इंडेक्स नंबर ही तो है, 0 1 2 3। तो इंडेक्स नंबर तो हमें यहाँ से मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से आई को यहाँ पे रख लूँ, ये इंडेक्स नंबर आ गई। और इस इंडेक्स नंबर के बाद कितने एलिमेंट रिमूव करने? अगर हम एक डिलीट बटन पे क्लिक करें तो एक ही रिमूव करना है, तो यहाँ पे हम 1 दे देंगे। आई बात समझ में? अच्छा, इसको आप सेव करो, और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखो हेलो, और ऐड करो, और यहाँ पे डिलीट करो, डिलीट करो। हाँ, ये डिलीट तो हो रहा है, ये डिलीट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोबारा डिलीट होने के बाद ये पूरा ऐप दोबारा नहीं चल रहा ना। मतलब ये जो
एरे एरे वाला काम है, जब एक चीज़ डिलीट हो जाए तो दोबारा भी तो चलना चाहिए ना, ताकि यहाँ पे जो अपडेट हुआ है एरे के अंदर वो यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन को दोबारा कैसे कॉल करेंगे, इसी के अंदर आप कॉल कर लो ऐसे, टू डू क्या है, अच्छा डिस्प्ले वैल्यू है, क्या है, डिस्प्ले वैल्यू। इस तरह से आप इसको कॉल कर लो, क्या कर लो, कॉल कर लो। अब क्या होगा, अब प्रॉपर तरीके से यह काम करेगा, हेलो ऐड डिलीट। ठीक है, अब पता है हुआ क्या, जैसे ही हमने उस एलिमेंट को डिलीट करा तो वो चीज़ चली गई, लेकिन दोबारा हमने इसको कॉल क्यों करा है, दोबारा इसलिए कॉल करा है कि जब हमने उसमें से कुछ चीज़ डिलीट करी है तो उसकी एक इंडेक्स खाली हो गई है, मतलब एरे अपडेट हो गया है। एरे जब अपडेट हो गया है तो मतलब लूप उस पर दोबारा चल रहा है। जब लूप दोबारा चल रहा है तो दोबारा चलने के बाद जो चीज़ें अपडेट हुई हैं उसको कौन दिखाएगा, उसको दिखाने वाला यही फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमने, ये चीज़ें डिलीट करने के बाद भी हमें कॉल करना पड़ता है। ठीक है, इसको थोड़ा आप समझोगे, कोड को रन करोगे, कोड को एग्जीक्यूट करोगे, तब जाके आपको पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो HTML और उसके बाद CSS, ठीक है, और यहाँ पे डिलीट करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, इस पे करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। आई होप के आपको इतने कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है ये भी आपको क्लियर हुआ है। एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है।